हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 124 है। 123 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा, यूनेस्को द्वारा, आईएमएफ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव विकास रिपोर्ट ये किस संस्था के द्वारा जारी करता है, मतलब जारी किया जाता है, कौन सी संस्था इसको जारी करता है? तो ये करता है आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएनडीपी का? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और इसका गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, देखिए मानव विकास रिपोर्ट ये जो है कि आपका पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो 1990 में प्रकाशित किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट ये जो है कि प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास जो है कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इनके द्वारा किया गया था। और इनको सपोर्ट कौन किए थे? तो भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या किया था? इनका समर्थन किया था। देखिए मानव विकास रिपोर्ट ये 2020 का, इसमें जो है कि भारत की रैंकिंग क्या थी 2020 में मानव विकास रिपोर्ट में? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो जो 2020 का मानव विकास रिपोर्ट आया था, ठीक है, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 2020 में मानव विकास रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है और कितने देशों में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि मार्च 1990 में समाप्त हो गई थी, इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? अप्रैल 1990 में, अप्रैल 1992 में, अप्रैल 1991 में, अप्रैल 1993 में। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। सबसे पहले ये तो जाने कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी आपकी 1985 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई? तो 2 वर्ष बाद, इसका मतलब कि 92 से स्टार्ट की गई थी और कब तक चली है? 97 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये जो है कि आपका स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल 1992 में। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 में जो हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं, ये व्यवस्था शुरू की गई थी डाक विभाग में। ठीक है, 1986 में ही दिल्ली में कपार्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1988 में किसका? सेबी का स्थापना हुआ था। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेबी का फुल फॉर्म भी मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? विनिर्माण क्षेत्र में, निर्माण कार्य क्षेत्र में, परिवहन तथा संचार क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। ठीक है, इसमें जो है कि निर्माण कार्य के क्षेत्र में जो है कि अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी। ठीक है, कितना? तो 8.27% की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? 1 अप्रैल 1965 से, 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1935 से, 1 अप्रैल 1960 से। तो देखिए मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया आपका कब?
1 अप्रैल 1957 को। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1 अप्रैल 1957 में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत जो है कि रुपया का मूल्य एवं नाम अपरिवर्तित रहा, परंतु इसमें जो है कि 100 पैसे में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराघात होता है उस विभाग पर जो कर लेता है, एक ही व्यक्ति पर, दूसरे अन्य व्यक्ति पर, दो विभिन्न व्यक्तियों पर। देखिए प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराघात ये होता है, तो ये होता है एक ही व्यक्ति पे। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए करापात और कराघात ये होता क्या है। देखिए करापात की अगर हम बात करें तो देखिए अर्थशास्त्र में किसी कर का आर्थिक कल्याण के वितरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, करापात कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, टैक्स इंसिडेंट, ठीक है। और कराघात की बात करें हम तो ये कर के प्रथम आघात को क्या कहा जाता है, कराघात कहा जाता है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये बात किसने कहा था महात्मा गांधी जी को कि महात्मा गांधी जी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं है। तो ये चीज़ें बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्रिप्स मिशन की बात की जा रही है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में पुस्तक का नाम दिया गया है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ये लेखक थे किस पुस्तक के? तो ये थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के। दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये थे सत्यार्थ प्रकाश के। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये थे गीता रहस्य के। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे आनंद मठ के। तो ये हो जाएगा आपका A3B1 मतलब 3142 3142 कौन सा है? ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध को, प्लासी का युद्ध को, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। किसको मानी जाती है भाई? तो ये मानी जाती है बक्सर का युद्ध को। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। क्यों मानी जाती है इसको? देखिए ऐसा हुआ कि इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो था एक तरफ से, और दूसरे तरफ से कौन कौन थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, और मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाएं जो है कि संयुक्त रूप से थी, और एक तरफ अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनरो था, ठीक है। इतना रहते हुए भी क्या किया कैप्टन मुनरो ने? इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, ठीक है। इसलिए इस युद्ध को अंग्रेजों की भारत के प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। देखिए इन तीनों को जब पराजित कर दिया तो उस टाइम पे भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो कि इनको पराजित करे, मतलब ये अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनरो को, ठीक है। इसलिए जो है कि इसको माना जाता है भारत की निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है।
प्लासी के युद्ध की हम बात करें, ये हुआ था आपका 23 जून 1957 को। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, एक 1526 पहला, दूसरा हुआ था 1556, तीसरा हुआ था आपका 1761। पानीपत का ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 जून 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857, 1799, 1793, 1769। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो देखिए, टीपू सुल्तान मारे गए थे आपके कहाँ पे? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। उसके दौरान जो ये अंग्रेजों से लड़ते हुए ये मारे गए थे। तो ये हो जाएगा आपका 1799, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और रामगढ़ के लोधी। तो देखिए, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कौन सा राजवंश के लोग जो है कि अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया परिवार जो है कि सिंधिया समाज जो है कि अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? देखिए, पहले तो गडकरी, ये जो है अब मैं बता देता हूँ आपको कि गडकरी लोग मराठों के किले में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। ठीक है, वंशानुगत मतलब इन ये कर रहे हैं, फिर इनका जो बच्चे होंगे वो भी, इनके बच्चे वे भी। ठीक है, ये वंशानुगत कर्मचारी थे। फिर क्या हुआ कि मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, दूसरी बात कि मराठा सेना से उन्हें मुक्त करने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर देने की वजह से जो है कि ये गडकरी विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 1844 में कोल्हापुर में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसकी स्थापना में काफ़ी अहम योगदान था मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि किस ईयर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र का नाम दिया गया है और आरंभ करने वाले का नाम दिया गया है सूची 2 में। लीडर समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो अगर हम बात करें लीडर समाचार पत्र का, तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल, इसकी बात करें तो ये किसने किया था? ये जो है कि फिरोज शाह मेहता किया था। इंडिपेंडेंट, इसकी बात करें हम तो मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। और जस्टिस समाचार पत्र TS नायर ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3, कौन सा है? 1 2 4 3, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड बेलेजली ने। किसने मजाक उड़ाया था कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बताते हुए? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, इन्होंने मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में SI पद्धति में स्थापित मूल राशियाँ दिया गया है और सूची 2 में उसका मात्रक दिया गया है। देखिए, तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। उष्मागतिकी ताप का मात्रक होता है केल्विन।
पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो ये हो जाएगा A2B1C4 A2B1C4 एंड D3, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए एसआई पद्धति में मूल राशियाँ कितनी होती हैं, तो मतलब मूल राशियाँ जो भी हैं ना हमारी वो 7 हैं, ठीक है। 4 तो यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन 3 नहीं दिया गया है। एक लंबाई, उसका मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान उसका मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये जो है कि आपका एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, इस पद्धति में इनका जो है कि मात्रक ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कॉपर, बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम। नींबू में डाइबैक रोग जो है कि किस तत्व की कमी के कारण होता है? देखिए डाइबैक रोग इसमें क्या होता है कि नींबू का पूरा पेड़ जो है ना सूखने लगता है, ठीक है। और किसके कारण? तो ये आपके कॉपर के कारण ये चीज़ें होती है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजिया कर किसने हटाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक, बाबर। जजिया कर किसने हटाया था? तो ये हटाया था अकबर ने। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। कब हटाया था? तो 1564 ईस्वी में जजिया कर हटाया था। देखिए जजिया कर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा था कि अगर कोई मुस्लिम राज्य है तो उसमें कोई गैर मुसलमान रहना चाहता था तो उसको क्या करना पड़ता था? जजिया कर देना पड़ता था, ठीक है। अगर किसी मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम, ठीक है, रहना चाहता था तो, क्योंकि उस समय में केवल जो है कि मुसलमान को ही अनुमति थी उसमें रहने के लिए। मुसलमान जो भी मतलब राज्य होता था उसमें मुस्लिम समुदाय को ही रहने के लिए अनुमति होती थी। इस वजह से ये जजिया कर दिया जाता था कि मुसलमान जो गैर मुसलमान हैं, ठीक है, वो अपने धर्म का पालन कर सकें मुस्लिम राज्य में रह करके। तो ये जजिया कर को हटाए अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के काल में कौन सा फ्रांसीसी वैद्य भारत आया था? वर्नियर, मनुची, टेरी, ट्रेओनियर। शाहजहां के काल में कौन सा फ्रांसीसी वैद्य भारत आया था? तो आया था आपका वर्नियर, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये फ्रांसीसी चिकित्सक था और ये आया था आपका 1658 ईस्वी में भारत आया था। उस समय पे शाहजहां का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? आय विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, उपयुक्त सभी से। देखिए एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए आय विधि से भी की जाती है, उत्पादन विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी से। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह, जहांदार शाह, मलिक अंबर, शिवाजी। तो अहमदाबाद की स्थापना जो है कि किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो यहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा